आज की क्लास में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी इस क्लास को देखते समय ध्यान रखें कि यह क्लास कंप्लीट देखें और सभी प्रश्न कॉपी में नोटबुक में लिखते रहें। पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? पहला विकल्प है ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी गौरवशाली क्रांति और डी उदारवादियों की क्रांति। किस क्रांति को राष्ट्रवाद की प्रथम या पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, सी गौरवशाली क्रांति या डी उदारवादियों की क्रांति। इसका सही विकल्प है ए फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार को सबसे अच्छा दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार को सबसे अच्छा दर्शाता है? ए सामाजिक न्याय पर जोर, बी राज्य नियोजित सामाजिक आर्थिक प्रणाली और सी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने समानता। सभी स्टूडेंट्स गैस करें कि कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार को सबसे अच्छा दर्शाता है? सामाजिक न्याय पर जोर, विकल्प ए, विकल्प बी राज्य नियोजित सामाजिक आर्थिक प्रणाली और विकल्प सी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष समानता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न देखते हैं। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाद के वर्षों में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में औद्योगिकरण शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस देश में, यूरोप के किस देश में औद्योगिकरण शुरू हुआ? विकल्प ए जर्मनी, विकल्प ए जर्मनी, विकल्प बी फ्रांस, विकल्प सी इटली और विकल्प डी इंग्लैंड। सभी स्टूडेंट्स अपना उत्तर कॉपी में लिख सकते हैं। जब सही उत्तर बताया जाएगा तो अपने उत्तर का उस उत्तर से, उस जवाब से मिलान करें। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस यूरोपीय देश में औद्योगिकरण शुरू हुआ था?
इसका विकल्प डी सही है, इंग्लैंड। इसका विकल्प डी सही है, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 4 देखिए। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। नीचे दिए गए किन देशों के समूह ने सामूहिक रूप से 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराया था? किन किन देशों के समूह ने सामूहिक रूप से, किन किन देशों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर सामूहिक रूप से 1815 में नेपोलियन को हराया था? विकल्प ए है ब्रिटेन, रूस, प्रेशा और ऑस्ट्रिया। विकल्प बी है ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और इटली। 4 देशों की संयुक्त सेनाओं ने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराया था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। इसका विकल्प ए सही है। ब्रिटेन, रूस, प्रेशा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं ने सामूहिक रूप से 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराया था। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य में इटली के एकीकरण से पहले एक इतालवी रियासत का शासन था? निम्नलिखित में से नीचे दिए गए ऑप्शन में किस राज्य में इटली के एकीकरण से पहले एक इतालवी रियासत का शासन था? विकल्प ए है दो सिसिली का साम्राज्य। विकल्प बी है लोम्बार्डी। विकल्प सी है वेनेशिया और विकल्प डी है सार्डिनिया पीडमांट। सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब अपने नोटबुक में लिखें और जब आपको सही जवाब बताया जाए तो उस जवाब से अपने जवाब का मिलान करें। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इटली के एकीकरण से पहले एक इतालवी रियासत का शासन था? इसका सही उत्तर है विकल्प डी सार्डिनिया पीडमांट। विकल्प डी सार्डिनिया पीडमांट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूसेफ मैजनी के बारे में सही नहीं है? 4 विकल्प हैं जिनमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूसेफ मैजनी के बारे में सही नहीं है? विकल्प हैं। विकल्प ए है वह एक संयुक्त इतालवी गणराज्य चाहता था। विकल्प बी है उसने यंग इटली नामक एक भूमिगत गुप्त समाज की स्थापना की थी। और विकल्प सी वह चाहता था कि इटली एक राजतंत्र बने। और विकल्प डी लिगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के कारण 24 वर्ष की आयु में उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। सभी स्टूडेंट्स नोटबुक में अपना आंसर लिख सकते हैं। जूसेपे मैथनी के बारे में
सही नहीं है जो विकल्प वो बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। पहला विकल्प, वह एक संयुक्त इतालवी गणराज्य चाहता था। उसने यंग इटली नामक एक भूमिगत गुप्त समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल, उसने 2 गुप्त समाज बनाए थे, गुप्त संगठन, यंग इटली और यंग यूरोप। विकल्प सी, वह चाहता था कि इटली एक राजतंत्र बने। और विकल्प डी, लुगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के कारण 24 वर्ष की आयु में उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। इसका विकल्प सी असत्य है कि वह चाहता था कि इटली एक राजतंत्र बने। बाकी 3 सही हैं। यह विकल्प सी सही नहीं है। तो इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1815 में वियना में कांग्रेस की मेजबानी की थी? निम्नलिखित में से किसने 1815 में वियना में कांग्रेस की मेजबानी की? विकल्प ए, नीदरलैंड के राजा ने। विकल्प बी, जूसेफ मैजनी ने। विकल्प सी, ड्यूक मैटरनिख ने। और विकल्प डी, ऑटो वान बिस्मार्क ने। 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? इन चारों विकल्प में से विकल्प सी सही है, ड्यूक मैटरनिख। ड्यूक मैटरनिख इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। नए जर्मनी ने किस आधुनिक पहलू पर जोर दिया था? नए जर्मनी ने किस आधुनिक पहलू पर जोर दिया था? मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी व्यवस्था और जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी, मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी व्यवस्था। ABCD करके ये 4 ऑप्शन हैं। इनका सही उत्तर बताना है। केवल ए और बी सही हैं। केवल बी और सी सही हैं। बी और सी बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था। केवल विकल्प सी और डी सही हैं, कानूनी व्यवस्था और जनसांख्यिकी। या विकल्प जो चौथा विकल्प है नंबर 4 पर, केवल ए, बी और सी सही है, मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था। सभी स्टूडेंट्स प्रयास करें कि कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प 4 जो है, केवल ए, बी और सी सही हैं, मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था। मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि हम जो भी अब क्लास लेके आएंगे वह आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। कुछ क्लासेज में हम आपको पूरा लेसन पढ़ाएंगे और फिर जो लेसन हम आपको पढ़ाएंगे उस लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न का अभ्यास भी कराएंगे। उसके लिए भी अलग से क्लास लेकर आएंगे। तो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि आप आगे आने वाली सभी क्लासेज को बिना बाधा के, बिना किसी रुकावट के देख सकें। यह आपके लिए अच्छा स्रोत है कि आप बहुत ही आसान तरीके से अपने सभी
चैप्टर्स का अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संघ 1707 की अधिनियम यूनियन एक्ट ऑफ 1707 1707 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यूनियन एक्ट 1707 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दें सभी विद्यार्थी, सत्य नहीं असत्य पूछा है। 3 सही हैं, 1 गलत है। जो संघ 1707 का अधिनियम था या यूनियन एक्ट 1707 का था, उसमें क्या प्रावधान थे? विकल्प ए, यह इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के मध्य एक समझौता था। विकल्प बी, यह इंग्लैंड व आयरलैंड के बीच एक समझौता था। विकल्प सी, इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। और विकल्प डी, इसने इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर नियंत्रण दिया, यानी स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का नियंत्रण हो गया था। तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस लेसन को अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए ये प्रश्न ज़्यादा कठिन साबित नहीं होंगे। तो विकल्प प्रश्न 9 का जो सही विकल्प होगा वह बी है। 3 सही हैं, 3 विकल्प, 1 विकल्प बी असत्य है। यह इंग्लैंड व आयरलैंड के बीच एक समझौता था, यह असत्य है। बाकी 3 विकल्प सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही विकल्प है बी। बाकी ए, सी और डी सत्य हैं। यूनियन एक्ट 1707 में क्या प्रावधान था? यह इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के मध्य एक समझौता था। इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था और इसने इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर नियंत्रण दिया, यानी स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का नियंत्रण हो गया था। आप चाहें तो इन तीनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। जब आप इतिहास का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ते हैं तो पहले ही पेज पर, पहले ही पन्ने पर यह चित्र आपको मिल जाएगा। चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का जवाब दें। यह चित्र फ्रेडरिक सार्यू ने 1848 में बनाया था। ध्यान से देखिए। यह छवि क्या दर्शाती है? विकल्प ए, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया का सपना। विकल्प बी, निरंकुश राष्ट्र। विकल्प सी, राजशाही की शक्ति। और विकल्प डी, धर्म की शक्ति। जिन विद्यार्थियों ने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा है वो आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। विकल्प ए सही है। लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया का सपना यह चित्र दर्शाता है, जिसे किसने बनाया था? फ्रेडरिक सार्यू ने। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। विकल्प ए है लॉर्ड बायरन। विकल्प बी, नेपोलियन। विकल्प सी, ड्यूक मेटरनिख। बहुत ही आसान है ये प्रश्न। इसका जवाब विकल्प सी सही है। ड्यूक मेटरनिख ने कहा था
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इन सभी प्रश्नों को, सभी क्वेश्चंस जो हैं अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या आपने पहले ही नोटबुक बना रखी है तो इस क्लास को देखकर, बार बार देखकर भी आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, उस फ्रांसीसी कलाकार की पहचान कीजिए जिसने दुनिया के सामने दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रतियों या चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। एक फ्रांसीसी कलाकार है, उसकी पहचान कीजिए जिसने दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, तो दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रतियों या 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। अभी हमने प्रश्न नंबर 11 में जो चित्र देखा था वो उसी कलाकार ने बनाया है। तो इसका विकल्प कौन सा सही है आप बताएंगे। विकल्प ए कितागावा, विकल्प बी टैगोर, विकल्प सी राजा रवि और विकल्प डी फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू इसका सही उत्तर है विकल्प डी फ्रेडरिक सारियू। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्न नंबर 12 का सही विकल्प है फ्रेडरिक सारियू। प्रश्न नंबर 13, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत कौन सा क्षेत्र था। प्रश्न नंबर 13, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत कौन सा क्षेत्र था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत, विकल्प एक है ऑस्ट्रिया हंगरी क्षेत्र, विकल्प दो लोम्बार्डी या विकल्प सी बाल्कन क्षेत्र। सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र सही उत्तर है, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 14 देखिए, जालवेराइन क्या था। जालवेराइन क्या था। ए विकल्प ए एक गुप्त संगठन और विकल्प बी जर्मन शुल्क संघ। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें सभी स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14 का सही विकल्प है, सही उत्तर है विकल्प बी जर्मन शुल्क संघ। जालवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जिसकी स्थापना प्रिशा की पहल पर 1834 में की गई थी। तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम ऐसे ही सभी लेसन्स की, सभी चैप्टर्स की, सभी पार्ट हैं जो उनकी क्लास लेके आएंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में।